नमस्कार साथियों। तो आज से हम अपने सिलेबस पर विधिवत रूप से प्रवेश करेंगे और हम विषय पर आगे बढ़े। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, मैंने जो एक होमवर्क आपको मैंने दिया था, होमवर्क क्या दिया था कि आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस निकालना है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना, बल्कि उसको, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, उनको अपनी कॉपी पर, जो भी आप कॉपी सोशियोलॉजी की बनाएंगे उस पर नोट करना है और कुछ शब्दों को गूगल करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ऐसा जरूर करिए। देखिए ये जरूरी है, क्यों जरूरी है थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे कि क्या ही है। एक पेडागोजी में कुछ लर्निंग के स्टाइल्स चलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, वैक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वैक। कुछ लोग इसे वार्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्क। देखिए क्या होता है ना, हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। हर व्यक्ति किसी और तरीके से, कोई बात किसी को किसी दूसरी तरीके से बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगी, उसी बात को किसी और को समझने के लिए कोई दूसरा तरीका लाना पड़ेगा। तो कुछ स्टाइल्स माने गए हैं, कुछ तरीके माने गए हैं जिससे लोग सीखते हैं। जैसे उन्हीं में से पहला है विजुअल्स। क्या विजुअल्स? कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई चित्र हम दिखा दे तो उनको वो बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। किसी चीज़ को समझने के लिए अगर कोई वो मूवी देख ले तो उन्हें वो बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे मैं अगर आपको घंटों समझाऊं कि पावर्टी ये है, पावर्टी ये है, गरीबी ये, और वहीं मैं आपको कोई एक अच्छी मूवी दिखा दूं उससे संबंधित, या कोई एक चित्र छोटा सा दिखा दूं, तो आपको बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया पावर्टी का मतलब ये है। दूसरा जो तरीका होता है, जो लर्निंग स्टाइल होती है, वो होती है ऑडिटरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से थोड़ी देर कुछ बात कर ले या कोई डिबेट सुन ले तो वो बात उन्हें बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। किसी से थोड़ी देर चर्चा कर ले, कोई डिबेट सुन ली या कोई ऑडियो बुक वगैरह सुन ली उन्होंने, तो उनको ये बात बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगी कि भाई 5 मिनट में इस विषय पर किसी से डिस्कशन कर लूँ, मुझे पूरा सब्जेक्ट बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो तीसरा तरह का कौन सी होती है, तीसरे तरीके की वो लर्निंग स्टाइल है, इसको हम ले लेंगे रीडिंग और राइटिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद है, कि वो अगर कोई विषय जब तक उनको कोई विषय ठीक से अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ जाएगी, जब तक उस पर एक दो आर्टिकल्स अच्छे न पढ़ लें, एक दो अच्छी बुक्स न पढ़ लें, कहानियां न पढ़ लें, या उस पर कुछ लिखे वगैरह ना, कुछ लेख वगैरह न लिख लें। तीसरी जो है वो है काइनेस्थेटिक लर्निंग। कौन सी लर्निंग? काइनेस्थेटिक लर्निंग। या इसी को एक चीज, एक नाम से और जाना जाता है, वो बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए क्या है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? क्योंकि दरअसल हमारा एवोल्यूशन कुछ ऐसा है, हमारा एवोल्यूशन कुछ ऐसा है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। हम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख जाएंगे अगर उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस उसको डाउनलोड करिए, उस पीडीएफ को खोलिए और उस पीडीएफ में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको खुद नोट करिए, उन पे जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे उनको थोड़ा बहुत गूगल करिए, तो क्या होगा ना, इससे आप एक्सपीरियंस, एक तरह का एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं वहाँ पर, और वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि क्लासेस सही दिशा में जा रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है गलत पढ़ाई दे रहा। आपको भी तो पता होना चाहिए कि मैं अगर चीज़ें आपको गलत ही पढ़ाता चला जाऊँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ाता चला जाऊँ, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस तरीके को अपनाइए और सिलेबस को इस तरीके से आप जरूर करिए। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर है इसमें, है ना, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हम दरअसल सोशियोलॉजी ओवरऑल समझेंगे, अर्थात किसी भी सोसाइटी को हम ओवरऑल देखेंगे, समाज को ओवरऑल हम देखेंगे, किस तरह से समाज काम करता है, सोसाइटी को समझने के लिए किस तरह के टूल्स की ज़रूरत होती है, उन टूल्स को हम समझेंगे। ये सारी चीज़ें, इसमें आप बहुत से थिंकर्स पढ़ेंगे, इसमें आप बहुत सी आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, इसमें ऐसे बहुत सारे टूल्स आप इसमें सीखेंगे। और पेपर 2 में क्या करेंगे, इस पर हम इंडियन सोसाइटी पर जूम आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? जूम आउट कर देंगे। यहाँ पर जो पेपर 1 में आप टूल सीखेंगे, जो थेरीज समझेंगे, उनके माध्यम से भारतीय समाज को समझने का प्रयास करेंगे हम पेपर 2 में। तो ये चीज है। तो चलिए अब सिलेबस की शुरुआत करते हैं हम। तो जैसा कि हम पेपर 1 से शुरू करेंगे, कहां से? पेपर 1 से। इसमें आप जो पहली यूनिट है, यूनिट 1, इसमें 3 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक इसमें? आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको? पहला टॉपिक आपको पढ़ना है मॉडर्निटी। क्या? मॉडर्निटी एंड
सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये पहला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी में आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट और एंड इट्स रिलेशंस विद अदर डिसिप्लिन्स, है ना। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? वो पढ़ना है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, समाजशास्त्र और सामान्य बोध। तो पहला टॉपिक क्या है? यूरोप में आधुनिकता, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा टॉपिक आप क्या है? कौन सा? स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। इस जो विषय आप पढ़ रहे हैं समाज के किन किन क्षेत्रों तक जाता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें सोसाइटीज में जो ये कवर करता है। और दूसरा इसका रिलेशन, इसका संबंध अन्य विषयों से। जैसे समाज की बात तो हिस्ट्री में भी होती है, समाज की बात साइकोलॉजी में होती है, समाज की बात फिलॉसफी में भी होती है, समाज की बात पॉलिटिकल साइंस में भी होती है। तो उन अन्य विषयों से जो दूसरे सोशल साइंस के विषय हैं उनसे हम इसकी थोड़ी बहुत तुलना करेंगे। तीसरा जो सब यूनिट है आपका, तीसरा जो सब यूनिट है वो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और कॉमन सेंस, सामान्य बोध। ये तो तीन आपके क्या, तीन टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है आपका? पहला टॉपिक देखिए क्या है ना, हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत विस्तार से, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझे। आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करिए, हर टॉपिक को आप पढ़िए और फिर इसका रिवीजन करिए। अब चूंकि मैं विद्यार्थी हूं तो मैं आपकी इस समस्या को जरूर समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्या है, हम क्लासेस तो करते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बोरियत भरा काम हमें लगता है वो काम है रिवीजन का। पढ़ाई एक तो वैसे भी अपने आप में बड़ी बोरियत भरी चीज होती है, और दूसरा उसके साथ अगर रिवीजन ले आए तो और भी चीजें बोरियत भरी हो जाती हैं। क्यों? देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है ये हर समय नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। क्यों? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? अगर हम अपनी पूरी एवोल्यूशनरी लाइफ को देखें, अगर मान लीजिए हमारी पूरी की पूरी एवोल्यूशनरी लाइफ ह्यूमन की 100 दिन की है, तो इसमें से 98 से 99 दिन तो हमने जंगलों में बिताए हैं। और जंगलों की खास बात है कि आप थोड़ी दूर चले, आपको कभी कोई झरना दिख गया, कभी कुछ नई चीज़ दिख गई, अचानक से कुछ नया हो गया, तो हर बार आप सरप्राइज होते हैं। और ऐसे में आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। आपने देखा होगा रोजमर्रा के जीवन में भी, जब भी आप किसी शहर या किसी नई जगह जब पहली बार जाते हैं तो बड़ी खुशी, बड़ा आनंद सा मिलता है आपको कि यार क्या कमाल की जगह आ गए। लेकिन धीरे धीरे जब लगातार आप उस जगह पे जाने लगते हैं तब क्या होता है? तब धीरे धीरे बोरियत होने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को अब नया एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। इसी तरीके ब्रेन हमारा हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब जब आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई किसी विषय को पढ़ते हैं, तो सब कुछ नया नया है, मज़ा भी आती है, यार ठीक है मज़ा आ रहा, पढ़ रहे हैं। लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो फिर वही चीज़ें, अरे यार बड़ी बोरियत भरी होगी, अब क्या करें। तो ये समस्या होती है। और इसके चलते होता क्या है? इसके चलते होता ये है कि धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ते रहते हैं, कोर्सेज आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारे पीछे बहुत ढेर सारा पुलिंदा एकत्रित होता रहता है, और हम आगे बढ़ते रहते हैं, और पीछे की चीज़ें हमारे दिमाग से साफ होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। और हम रिवीजन क्यों नहीं करते, उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि हम बोरियत से महसूस करने लगते हैं। तो क्या हो सही तरीका जो रिवीजन को लेके हम अपनाएं, तो उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लासेस के पहले ही बात कर लेना ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे अगर आपके पास वो टूल्स होंगी, वो स्ट्रेटजीज होंगी, तो आगे आपको किसी तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी विषय है, अगर इस पर आपको कमांड बनानी है, इस पर महारत हासिल करनी, महारत हासिल करना ही क्या ही कहेंगे, मान लीजिए उस विषय पर एक ठीक ठाक समझ आपको विकसित करनी है, तो आपको 3 लगभग चरणों से तो आपको गुजरना ही गुजरना होगा। जिसमें से जो पहला चरण, जो लेवल 1 है या स्टेज 1 आप कह लीजिए, ये इस पर आपका परिचय स्थापित होगा। ये क्या होगा? इंट्रोडक्शन किसी विषय पर। जैसे आप अभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इस जब आप क्लासेस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो अभी जब शुरुआत में होगा तो एक सामान्य परिचय ही आपका स्थापित होगा। इन पूरी उसमें आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सी नहीं आएंगी, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? अभी एक सामान्य सा परिचय आपका विषय के साथ स्थापित हो रहा है। दूसरा जो लेवल आता है वो लेवल है
स्टेज 2, यहाँ पे आपका रिवीजन। अब यहाँ हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपने क्लासेस में पढ़ा है लोकतंत्र के बारे में, क्या पढ़ा आपने कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। आपने अच्छे से क्लासेस करी और ठीक से आपने वो रखा, फिर आपको समझ में आया यार चलिए घर में गए हैं आप, 1-2 दिन का समय भी बीत गया, अब लगता है यार जो चीज़ हमने पढ़ी थी अब थोड़ा सा उसका रिवीजन भी तो कर लें। आपने कॉपी खोली, सॉरी, आपने कॉपी खोली और आपने क्या किया, रटना शुरू कर दिया। रिवीजन के नाम पे आपने क्या किया, जो आपको लिखवाया गया था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, इस टाइप की चीजें आपने रटनी शुरू कर दी। मजा नहीं आएगी, आप खुद बोर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चरण में आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा रुकना है, जो चीज आप पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा चिंतन करना है, सोचना है कि क्या बात कह रहा है, फिर उसको कोशिश करिए आप कि उसको बाकी चीजों से आप कनेक्ट करना सीखिए, इंटरलिंक करना सीखिए। आप देखिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, अब सोशियोलॉजी जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको, सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी का अध्ययन, अब जो भी चीज आप पढ़ेंगे तो आपको आसपास अपने समाज में वो चीजें दिखनी भी तो चाहिए। तो अगर आपने लोकतंत्र मान लीजिए पढ़ा है, फिर अब आप इस पर सोचिए कि लोकतंत्र माने क्या, तो क्या अच्छा लोकतंत्र माने कोई भी निर्णय या किसी भी निर्णय पर पहुंचने का एक तरीका, और वो तरीका क्या है कि भैया किसी भी निर्णय पर हम आपसी सहमति, विचार विमर्श के माध्यम से पहुंचेंगे। फिर आप देखने का प्रयास करेंगे क्या हमारे आसपास हमें कहीं लोकतंत्र दिख रहा है, क्या हमारे परिवारों में हमें दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा राज्य तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है लेकिन हमारा जो समाज है कहीं ऐसा तो नहीं वो राजतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, समाज राजतंत्र के ढर्रे पर चल रहा और राज्य हमारा लोकतंत्र के ढर्रे पर चल रहा। तो जब आप देखेंगे आसपास अपने परिवारों में तो एक ही व्यक्ति की सत्ता वहां पर आपको नजर आ रही है, और वो कौन, पिताजी, ताऊजी, दादाजी, उन्होंने जो कह दिया उनका वचन ही शासन। उन्होंने कह दिया आपको आईएएस बनना है तो आपको आईएएस बनना है, उन्होंने कह दिया आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनना है, उन्होंने कह दिया आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर बनना है। ये आप जब ये सब आप देख रहे हैं, ये रिवीजन के टाइम पे आप कर रहे हैं, फिर क्या करिए आप, थोड़ा एक आधी अच्छी अगर उस विषय से संबंधित कोई कहानी मिल जाए वो पढ़ लीजिए, या एक आधी कोई अच्छी मूवी वगैरह मिल जाए। अब आप ये बिल्कुल मत कहिए कि नहीं हम तो आईएएस की तैयारी करने आए हैं, मूवी ये आप क्या बात करते हैं, ये फालतू की बात आपने कर दी। नहीं, देखो किसी विषय पर किसी कोई भी इशू, जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे, और मैं भी आपको सजेस्ट करता रहूँगा कोई अलग से कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी मूवीज़, कुछ अच्छी स्टोरीज जरूर आप देखिए। तो उस विषय से संबंधित कुछ अच्छी मूवीज देख ली। अब ये रिवीजन का तरीका आप थोड़ा समझिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप ब्रॉडर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग उससे लिंक कर रहे हैं आप, इंटरलिंकिंग, जो यूपीएससी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ है, जो आपको चाहिए कि हर विषय को आपको आपस में इंटरलिंक करना आना चाहिए, वो आप यहाँ पे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरे चरण में आपको ये करना है। तीसरा चरण जब आप धीरे धीरे पहुंचेंगे लेवल 3 में, पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जब धीरे धीरे आप लेवल 1 पे गुजर आए, लेवल 2 से होके आप गुजर आए, तो अब एक समय ऐसा आएगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे ना, भाषा गायब हो जाएगी आपके दिमाग से। अब पता क्या होगा, अब होगा ये कि चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी पिक्चर की तरीके, फिल्मों की, जैसे कोई वीडियो दिमाग में चल रही हो, जैसे कोई फिल्म, कोई मूवी चल रही हो दिमाग में, भाषा गायब। सोशियोलॉजी आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह चल, सारी थ्योरीज दिमाग में एक पिक्चर की तरीके चल रही है। ठीक वैसे जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो क्या शब्द दिमाग में आते हैं? नहीं, आप नॉवल पढ़ते जाते हैं, आप कहानी पढ़ते जाते हैं और दिमाग में आपके चित्र बनते रहते हैं। एक बड़े अच्छे एजुकेशनल वो हुए हैं, पेडागोजिस्ट एजुकेशनिस्ट हुए जोहान हेनरिक पेस्टलॉजी, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी भी माना जाता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, दो सबसे कमाल की बात कही। उन्होंने पहली बात क्या कही, पहली बात उन्होंने ये कही कि देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए अगर एक क्लास है और एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो इन 30 बच्चे जो बैठे हैं तो इसमें हर बच्चे का सीखने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। किसी बच्चे को कोई चीज़ 30 मिनट में समझ में आ जाएगी, तो किसी बच्चे को कोई चीज़ 15 मिनट में ही समझ में आ रही है, तो किसी बच्चे को सॉरी किसी चीज़ को समझाने के लिए 1 घंटा भी लग रहा है। कोई बच्चा कोई चीज़ किसी एक एग्जाम्पल से समझ रहा है, कोई दूसरा बच्चा किसी उस चीज़ को किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझ रहा है। तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हर बच्चा जो है ना, उसके सीखने की क्षमता, उसके सीखने के जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अलग लेवल पे होती हैं, वो अलग अलग स्तर पे होती हैं। अगर हमें एक शिक्षक को क्लास में ध्यान रखना चाहिए कि उन हर बच्चे की क्षमताओं को ध्यान पर रखकर वो चीज़ों को पढ़ाए, लेकिन ये संभव नहीं था। अब एआई के दौर में संभव हो रहा है धीरे धीरे, इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये विषय भटक जाएंगे। दूसरी जो उन्होंने कमाल की बात कही वो ये कही
कि बच्चों में चिंतन की पद्धति डेवलप करनी चाहिए। लेकिन रुकिए, उन्होंने जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमाल की बात करी कि बच्चों को हमें चिंतन करना तो सिखाना चाहिए, लेकिन किस तरह सिखाना चाहिए? पिक्चर्स के फॉर्म में वो सोचे। जब वो सोचे तो उनके दिमाग में पिक्चर्स चल रही हो, फोटोज चल रही हो, जैसा इस तरीके का मामला है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे स्कूल से पढ़े जो इन्हीं की विचारधारा पर चलता था, जो इन्हीं की फिलॉसफी, इन्हीं की साइकोलॉजी पर चलता था। अल्बर्ट आइंस्टीन से समस्या क्या थी? उनके साथ समस्या ये थी भाषा को लेकर, भाषा में थोड़ी सी उनकी पकड़ कमजोर थी। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो भी चीजें सोचते समझते थे वो पिक्चर्स के फॉर्म में सोचते थे। एक बड़ी अच्छी बुक है अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी लिखी है, वॉल्टर इजैक्सन, उन्होंने स्टीव जॉब्स की भी लिखी है, लियोनार्डो दा विंची की भी लिखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है, और इलॉन मस्क, उनकी भी बायोग्राफी लिखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर आपको पढ़नी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन की आपको जरूर पढ़नी चाहिए बायोग्राफी, उसमें इस बात की उन्होंने चर्चा करी है। तो जब तीसरे इस पर आप पहुंचेंगे तो चीजें पिक्चर्स के फॉर्म में आपके दिमाग में चलने लगेंगी। तो खैर, ये मैंने पूरी कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि रिवीजन पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो मामला है वहां पे आगे बढ़ते हैं। क्या है मामला आगे? मामला ये है कि यूनिट 1 है ना, इसमें हम जो पहला टॉपिक हमारा है, पहला टॉपिक कौन सा है? मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस। सॉरी, modernity and social changes and social changes in Europe and emergence of sociology। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये मामला है। कुल मिला के क्या मामला है? मॉडर्निटी। ये जो पहला टॉपिक आपको समझना है, इसमें 3 चीजें हैं। थोड़ा सा हम कलर बदल लें, तो कलर कौन सा ले लेते हैं? ये लाल वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या है, एक शब्द तो है मॉडर्निटी, दूसरा शब्द है सोशल चेंजेस इन यूरोप, है ना, जो 3 टॉपिक आपको समझना है, एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये टॉपिक क्या बात कर रहा है? ये टॉपिक ये बात करना चाह रहा है कि वो क्या कारण रहे, वो क्या परिस्थितियां रही जिनके चलते सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इसका विकास हुआ। तो उसमें जो बात कर रहा है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप, यूरोप में आधुनिकता आई, यूरोप में सोशल चेंजेस हुए, उनके चलते इस विषय सोशियोलॉजी का विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, इसकी स्थापना हुई, जो भी आप कह लीजिए बातचीत। तो हम समझे क्या है मामला। देखिए, तो शब्द एक है जैसे मॉडर्निटी। अब ये शब्द है, ऐसा शब्द है कि आज तक इसकी एक कोई बड़ी निश्चित परिभाषा नहीं है। जैसे अगर इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग अगर इसका हम देखें, एटिमोलॉजिकल, तो ये जिस लैटिन वर्ड से बना है मॉडर्न, उसका मतलब होता है कि कुछ भी नया करना, पुरानी परंपराओं से हटकर करना, हर वो नई चीज। देखिए क्या मामला है, जैसे इसको बड़े अच्छे से डिफाइन किया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने इसको किस तरीके से डिफाइन किया है? मैक्स वेबर हम क्या किया है? देखिए, मैक्स वेबर ने कहा कि ठीक है, परंपराओं से हटकर सारी चीजें करनी, जो वो बात कर रहे हैं कि मतलब मॉडर्निटी के जो सबसे मेन मतलब है वो ये है कि सोचने के तरीके में परिवर्तन आया, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुई है। पारंपरिक तरीका जो था सोचने का, उसमें बदलाव आया। पारंपरिक तरीके में क्या था? वहां पर जो हमारे चिंतन पर जिस चीज का एक प्रभाव था, वो प्रभाव था धर्म का। हम किसी चीज को देख रहे हैं वो धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, वो इस आधार पर कर रहे हैं कि उसकी व्याख्या धर्म किस तरह कर रहा है। तो मैक्स वेबर ने इसमें जो बात करी, इसमें जो 1-2 बातें कही, वो हम देखे समझते हैं। जैसे क्या कहा मैक्स वेबर ने, मॉडर्निटी को कैसे डिफाइन किया उन्होंने? मॉडर्निटी को 2-3 शब्द उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने कही डिसइंचेंटमेंट। क्या पहला वर्ड उन्होंने कहा? डिसइंचेंटमेंट। डिसइंचेंटमेंट मतलब भाई कोई बात चर्च कह रहा है हम इसलिए नहीं मान लेंगे, बात साफ है। अगर चर्च ये कह रहा है कि नहीं पृथ्वी पृथ्वी का क्या था, सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हम ये बात नहीं मानेंगे, हम तर्क करेंगे। दूसरी बात जो है डिसइंचेंटमेंट, दूसरी डिसैक्रलाइजेशन। हम जो पवित्र चीजें हैं, हम बाइबल, इसको हम चैलेंज करेंगे, हम उसकी हर बात को नहीं मानने। कोई बात इसलिए सत्य हो जाती है कि वो बाइबल में लिखी है, हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई वो क्या है? वर्नाकुलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। क्या हुआ? चीजों का जो अनुवाद है,
अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ एक अभिजात्य वर्ग की भाषा में हो रहा, लैटिन ग्रीक में। अब जो चीज़ों का अनुवाद है वो साहित्य का अनुवाद है, या आप कह लीजिए कि बाइबल का अनुवाद है, वो लोकल लैंग्वेजेस में होने लगा। तो इससे लोगों के प्रति ज्ञान बढ़ा, लोग चीज़ें समझ रहे हैं, लोग बाइबल में लिखा क्या है ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। चौथा जो है इंडिविजुअल फ्रीडम, जो मैक्स वेबर है जो इसकी व्याख्या करते हैं मॉडर्निटी की, वो कुछ इस तरीके से करते हैं। खैर अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या वो पृष्ठभूमि रही, क्या वो चेंजेस रहे जिसके चलते सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ। इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यूरोप की पृष्ठभूमि हम थोड़ा सा समझते हैं। एक देखिए 5वीं शताब्दी से पहले का यूरोप हम थोड़ा सा समझते हैं क्या मामला है, उसके लक्षण क्या है। 5वीं शताब्दी का जो यूरोप है उसके हम थोड़ा सा लक्षण समझते हैं किस तरीके का है। वो ये जो रोमन साम्राज्य वाला मामला है, ठीक, रोमन साम्राज्य जो है इस समय का यूरोप है कैसा। रोमन साम्राज्य इस समय का यूरोप है कैसा, इसको हम समझते हैं। देखिए क्या है ना, इस वक्त का जो समाज है उसकी थोड़ा सा प्रवृत्ति को समझिए। तो ये जो समाज है ना, ये समाज इहलोकवादी है। क्या है? इहलोकवादी। इहलोकवादी का मतलब क्या होगा? इहलोकवादी का मतलब होगा कि केंद्र में जो है समाज के वो मानव है। केंद्र में कौन है? मानव है। जब समाज के केंद्र में मानव है तो यहां पर मानव के किसकी? तर्क और ज्ञान की क्षमताओं पर भरोसा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहां पर मानव की जो तर्क करने की क्षमता है, मानव की जो ज्ञान की क्षमता है, मानव को जो चीजों को देखने की क्षमता है, इस पर जो अधिकार है वो धर्म का नहीं है। यहां पर जो दरअसल धर्म संगठित रूप में नहीं है, लोग ज्यादातर प्रकृति पूजा, प्राकृतिक धर्म है दरअसल यहाँ पर। अगर हम एक शब्द उसमें कहें तो ये प्राकृतिक धर्म है। यहाँ पर प्रकृति पूजा, इस पर, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कैसा समाज है? देखिए यूरोप में रोमन साम्राज्य का जो समय है वहां का समाज कैसा है? वहां का समाज दरअसल वो ऐसा है कि इहलोकवादी समाज है। इहलोकवादी समाज अर्थात इस समाज के केंद्र में मानव है। मानव केंद्र में, इसका अर्थात ये हुआ कि मानव की तर्क करने की क्षमता, मानव की जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो केंद्र में है, कोई संगठित धर्म नहीं है। तो समाज फल फूल रहा है, हर किसी को आज़ादी है अपनी बात कहने की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब क्या होता है? अब ये होता है, एक समय आता है, मान लीजिए जो 5वीं शताब्दी है। कौन सी? 5वीं शताब्दी। इसमें होता क्या? इसमें होता है रोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है। विघटन क्यों हो जाता है? मान लीजिए एक विशाल भूभाग है रोमन साम्राज्य, इसका विघटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उत्तराधिकारी वो कमजोर उत्तराधिकारी हुए। देखिए क्या होता है ना, कोई भी राज्य है उसके ठीक से चलने की जो पहली शर्त है वो यही है कि जो उसका राजा है वो शक्तिशाली होनी चाहिए और प्रजा का उस राजा पर विश्वास होना चाहिए। हुआ क्या? हुआ ये कि उत्तराधिकारी सारे कमजोर आ गए। ऐसा हम देखते हैं, हमारा मुगल साम्राज्य भी बाद में ऐसे शासक हुए जिसमें मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और राज्य का विघटन होने लगा धीरे धीरे, और फिर अन्य शक्तियों ने वहां पर, अन्य शक्तियां मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़ी हो गई। तो वो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। ठीक ऐसा ही देखिए आप, जो द्वारिका है, द्वारिका का विनाश भी कुछ ऐसा ही है। देखिए द्वारिका के विनाश को लेकर ना दो तरह की व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या कौन सी है? पहली व्याख्या है अलौकिक व्याख्या। उसमें क्या है? उसमें गांधारी कृष्ण को शाप देते हैं कि जिस तरह मेरा वंश एक दूसरे को मारकर खत्म समाप्त हो गया, उसी तरीके से तुम्हारा वंश भी एक दूसरे को मारकर समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इस पूरे युद्ध का, उस पूरे विनाश का जो एकमात्र कारण है वो कारण कृष्ण है। तो ये तो एक अलौकिक व्याख्या हो गई। लेकिन अगर इसकी हम दूसरी एक व्याख्या देखिए, एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं पढ़ रहा था, काशीनाथ सिंह की उपसंहार। काशीनाथ सिंह हिंदी के एक बहुत अच्छे लेखक हैं। ये भाई हैं डॉक्टर नामवर सिंह के, जो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं। उनकी बड़ी अच्छी पुस्तक है उपसंहार। उसमें वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं? देखिए क्या हुआ, युद्ध हो गया है ना, युद्ध हो गया, अब सारी चीजें हो गई, सारी जो भी राजा हैं, सेनाएं हैं, वो अपने अपने देशों को लौटने लगी। अब कृष्ण सॉरी जो युद्ध में इतनी भीषण मार काट और ये सारी चीजें हुई, जो विनाश हुआ, इन सब को देख के अंततः कृष्ण बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े
चिंताग्रस्त हो जाते हैं। और उनकी जो अपनी सेना गई थी उसमें से बहुत से सैनिक मारे गए। जब वो पहुंचते हैं वहां पे, बड़ी अच्छी व्याख्या है कि जब तट वहां पर द्वारिका जाते हैं तो जब तट पर द्वारिका के लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और में बहुत से जो वहाँ के सैनिक गए थे, जो वहाँ के बच्चे युवा गए थे वहाँ के, जब वो वापस नहीं लौटते तो उनके घर वाले देख कर चीख पुकार रोना ये सब शुरू करते। ये सब देख के कृष्ण का हृदय एकदम वो हो जाता है, दुखी हो जाता है एकदम। और इसके चलते क्या होता है कि धीरे धीरे राज्य के संचालन की जो गतिविधियां हैं इनसे कृष्ण उदासीन होने लगते हैं। और जब उदासीन होने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि समाज में भ्रष्टाचार, युवा मदिरा और सुंदरियों के पीछे भागने लगते हैं, और धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बनती, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, युवा मदिरा का सेवन करने लगे, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है कि एक समय ऐसा आता है कि वो सब मदिरा पीकर एक दूसरे को ही मार काट डालते हैं। तो एक व्याख्या ये है जो काशीनाथ सिंह ने करी है। तो देखिए कुछ कुछ वैसा ही मामला यहाँ पे हुआ। देखिए क्या हुआ, रोमन साम्राज्य जो है ना, कौन सा रोमन साम्राज्य, इसकी जो एक राजधानी थी पश्चिमी, ठीक, और एक थी पूर्वी। पश्चिमी रोम, ये कुस्तुनतुनिया क्या थी, ये कुस्तुनतुनिया थी। ये दो राजधानियां थी। तो क्या होता है 5वीं सदी में इसका विघटन हो जाता है। अब जब विघटन हो जाता है समझिए क्यों मामला हो गया। ये मामला इसलिए हुआ कि यहाँ पे उत्तराधिकारी कमजोर है। जब उत्तराधिकारी कमजोर है तो ये जो बड़ा भूभाग क्षेत्र है इस पर इसका नियंत्रण कमजोर हो गया। अब जब नियंत्रण कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पे लोग, यहाँ से जो वो आता है टैक्स आता है, बाकी सारी चीजें आती है, उत्पादन का अंश आता है, ये वहां देना बंद कर देंगे। और ये क्या करेंगे, ये करेंगे ये कि ये अपनी सत्ताएं स्थापित कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ एक नया राजा आ जाएगा, यहाँ एक नया राजा आ जाएगा, यहाँ एक नया राजा, यहाँ एक नया राजा आ जाएगा, इनकी अपनी सेनाएं हो जाएंगी। अब सेनाओं को कर भी देना है, क्या देना है, कर देना है। अब जब कर देना है तो इसके लिए क्या करेंगे, वो उनको बड़े बड़े गांव दे देंगे। क्या दे देंगे, गांव दे देंगे, जमीनें दे देंगे, और सेनाओं को वेतन के रूप में, क्योंकि अब इनको देने के लिए पैसा वगैरह तो कुछ है नहीं। अब जब सेनाएं दे देंगे, बड़े बड़े गांव दे देते हैं, बड़ी बड़ी जमीन दे देते हैं सेनाओं को वेतन के रूप में हर उसमें, तो क्या होता है, यहां से सामंती व्यवस्था का उदय हो जाता है। क्या हो जाता है, सामंती व्यवस्था का उदय हो जाता है। किस व्यवस्था का, सामंती व्यवस्था का उदय हो जाता है। अब जब ये होता है तो क्या करेंगे, अब एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज पता क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई, मान लीजिए एक इस क्षेत्र ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, एक इस क्षेत्र ने, एक इस क्षेत्र ने, एक इस क्षेत्र ने। अब पता क्या, जो व्यापार होता था, आवागमन होता था एक दूसरे क्षेत्र से, वो बाधित हो गया। क्या हो गया भाई, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि इस पूरे भूभाग में बड़ी आसानी से, इस पूरे भूभाग में आप कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। अब जब व्यापार आप करेंगे तो क्या होगा, जब व्यापार करते हैं तो विचारों का भी तो आदान प्रदान होता है। एक खुले समाज है, हर कहीं से कुछ विचार आ रहे हैं, कहीं से कुछ नई चीजें हम सीख रहे हैं, कहीं कुछ नई चीजें हम सिखा कर आ रहे हैं, तो इस तरीके की गतिविधियां। लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ यह कि मान लीजिए ये अलग अलग क्षेत्रों में बट गए, क्या अलग अलग क्षेत्रों में, और ये राजा का कोई खास नियंत्रण यहाँ पर है नहीं। अब व्यापार बाधित हो गया, व्यापार बाधित हो गया। अब ये यहाँ पे नहीं आने पा रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसका कारण आप समझिए। मान लीजिए एक ये शासक है, मान लीजिए केंद्रीय शासक है, इसके अपने करेंसी, अपने सिक्के चलते हैं, और ये सारी चीजें ये पूरे राज्य में बड़े आसानी से लागू हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इनके अपने सिक्के लागू हो गए। क्या हो गए, अपने सिक्के लागू हो गए। अब एक सिक्का दूसरे जगह पर चल नहीं रहा। और दूसरी चीज क्या, मान लीजिए यहां पर कोई चीज इन्होंने बताई और यहां पर बेच रहे हैं जाकर, तो इसने क्या कर दिया, कर ज्यादा लगा दिया, तो उसने वहां पर जाना ही बंद कर दिया। इसी तरीके ये भी सोचने लगे, इसी तरीके ये भी सोचने लगे। अब ये क्या हुआ, एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनने लगी। क्या बनने लगी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनने लगी, क्लोज्ड इकोनॉमी बनने लगी। अब हुआ क्या, इस पूरे का जो प्रपंच ये पूरा हुआ, इसके चलते हुआ क्या, पूरा जो समाज है, जो अभी तक मुक्त आवाजाही थी पूरे समाज में, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके हुआ क्या कि जब ये पूरे व्यवस्था आई तो वो पूरा बाधित हो गया मामला। क्या हो गया, बाधित हो गया। और यहीं से जब ये बाधित हुआ तो विचारों का आदान प्रदान बंद हो गया। पूरी की पूरी छोटी छोटी क्लोज्ड सोसाइटीज बनने लगी, छोटे छोटे बंद समाजों का निर्माण हुआ। और इसके चलते यूरोप में एक नए युग का आविर्भाव हुआ, जिसे हम कहते हैं क्या, डार्क एज। क्या कहते हैं, डार्क एज। अब यहां पे क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, अब
अब एक चीज और समझिए, क्या समझिए, मान लीजिए राजा था, ठीक, इन्होंने सत्ता कमजोर हुई, ये छोटे छोटे स्तरों पर इन्होंने अपनी नई सत्ताएं खड़ी हो गई, जिन्हें आप सामंती व्यवस्था कह रहे हैं, ठीक। अब सामंतों के पास जो सैनिक रखे हैं सामंतों ने, इनको वेतन देने उनके पास पैसा है नहीं, तो उन्होंने भूभाग बड़े बड़े देने इनको स्टार्ट कर दिए, ठीक। अब जब भूभाग बड़े बड़े देने स्टार्ट कर दिया, और दूसरा व्यापार बाधित हो गया। अब जब व्यापार बाधित हो गया तो इनको जो इनका पूरा सोर्स आएगा वो कहाँ से आएगा, वो पूरा का पूरा इन्हीं जो इन जमीनों पर जो उत्पादन हो रहा है अपनी प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा लूटेंगे। क्यों? क्योंकि और कहीं से तो पैसा अब आ नहीं सकता। अब जो एक यही छोटा सा भूभाग है, यहाँ पर जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, यहाँ के समाज के जो लोग हैं, उन्हीं से तो पैसा आएगा ना, हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी सेना के रख रखाव के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो जो ये सामंत हैं, ये क्या करने लगे, ये इनको प्रजा को और ज़्यादा शोषित करने लगे। अब जब ये प्रजा को ज़्यादा शोषित करने लगे तो प्रजा, एक समय तक तो आदमी सहता है ना, एक समय तक हम सहते रहेंगे, हमारे साथ गलत होगा गलत होगा, लेकिन कभी तो फूटेंगे। अब ये फूटे ना, इसीलिए इन्होंने, ये जो सामंत थे, इन्होंने अपने संबंध किससे बना दिए, ये चर्च से स्थापित कर लिए। इनकी आपस में साठगांठ हो गई। चर्च कह रहा कि नहीं, गलत, हम सब पापी हैं, ईश्वर देख रहा है, इसलिए जो हो रहा है बस उसको सहते रहो। चर्च ने इनका दिमाग खराब करना शुरू कर दिया, और कुल मिला के मामला इतना था कि विद्रोह ना हो। बस कुल मिला के मामला क्या था कि विद्रोह ना हो। अब क्या होगा, देखिए, कुल मिला के मामला क्या है, कुल मिला के मामला इस डार्क एज का हम समझते हैं, मामला ये है कि सामंती व्यवस्था है, ठीक। अब उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, सेना का रख रखाव करना है, इन सब का जो भी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के आम वर्ग से होगी। अब जब समाज के आम वर्ग से होनी है तो उनसे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर पाएँ। अब ये किसी भी तरीके का विद्रोह न करें, इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि ये जो पूरा का पूरा समाज है, इसके सोचने और समझने की क्षमता को शून्य कर दिया जाए। डार्क एज का जो मतलब हुआ, ये यही हुआ। क्या हुआ डार्क एज का मतलब, कि यहाँ पर मनुष्य की सोचने और समझने की पूरी जो क्षमता है वो शून्य हो चुकी है, और उसके जो वो सोच और समझ भी जो चीजें रहा है वो धर्म के आधार पर समझ रहा है। उसके चिंतन पर जिस एक चीज का प्रभाव है, वो प्रभाव है धर्म का। वो धर्म के आधार पर चीजें सही हैं या गलत हैं, वो धर्म के आधार पर चीजें देख रहा है। ये पृथ्वी जो है, इस ये ब्रह्मांड का केंद्र है, ये उसकी व्याख्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म ऐसा मानता है। अगर ये सोचेंगे समझेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? इन दोनों का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि विरोध कर देंगे। एक बड़ी अच्छी बुक है, आप लोग जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने जरूर इसका नाम सुना होगा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। क्या है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये एल्डस एक्सले की बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एल्डस एक्सले, ये इन्होंने एक सोसाइटी की कल्पना करी, एक डिस्टोपियन सोसाइटी की कल्पना करी इस बुक में। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दरअसल जो बच्चे हैं ना, बच्चे एक लाइब्रेरी, एक लेबोरेटरी में, एक लैब में बनाए जाते हैं। अब क्या हुआ, बच्चे लैब में बन गए। अब जब बच्चे लैब में बन गए और मशीनों से बाहर निकाल लिए गए, अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशनिंग सेंटर की बात वो करते हैं। क्या, किस तरीके के सेंटर की बात करते हैं? कंडीशनिंग सेंटर की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों को समाज के अनुसार बनाया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर होगा ये कि उनकी सोचने समझने की पूरी क्षमता पूरी तरीके से नष्ट कर दी जाएगी। इस कंडीशनिंग सेंटर में जब वो बच्चे पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके होंगे, ये उस तरीके से सोचें समझेंगे जिस तरीके से समाज चाह रहा, तब इनको बाहर सोसाइटी में निकाला जाता। तो इसकी इस तरह की बात एल्डस एक्सले में अपने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की बातचीत हो रही है कि आप प्रजा विद्रोह न कर दे, इसलिए ये दोनों मिल गए। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि इसके अंदर सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, और उसे पूरी तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। तो क्या होने लगा, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरीके की चीज़ें पढ़ाई भी जाने लगी। गैलीलियो को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आता है कि वो जब पीसा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी मतलब धर्म के ही विरुद्ध यहाँ पर नहीं आना। वहाँ पे पूरे समाज का माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि कोई बात अगर किसी पुराने व्यक्ति ने कह रखी, कोई बड़े फेस वैल्यू वाला व्यक्ति जो है उसने कह रखी, तो फिर आप उसका विरोध नहीं कर सकते। जैसे गैलीलियो बताते हैं कि जब वो पीसा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी बायोग्राफीज वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बात निकल कर आती है कि कोई बात इसीलिए सत्य है वहाँ पर कि एरिस्टोटल की पहले बोल चुके हैं। अगर उसके खिलाफ प्रश्न उठाया गया, तर्क उठाया गया, तो फिर आपको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि गैलीलियो को ऐसे बहुत सी
उन चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। तो ये पूरा जो समाज है, दरअसल ये पूरा समाज कुछ इस तरह का समाज है जहाँ पर उनके सोचने और समझने की पूरी क्षमताएं जो है ना वो नष्ट हो रखी हैं। आज के सोशल मीडिया युग को भी कुछ लोग न्यू डार्क एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू डार्क एज। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, न्यू डार्क एज। क्या मामला है? देखिए डार्क एज में क्या मतलब था। डार्क एज का मीन्स था ये कि जो समाज है उस समाज के सोचने और समझने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से धर्म पर निर्भर है। धर्म किस तरह से सोच रहा है, धर्म हमें क्या देखना सिखा रहा है, हम हर चीज को धर्म चर्च के लेंस से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है न्यू डार्क एज में? देखिए क्या है, देखिए पूरा इसको थोड़ा सा समझते हैं मामला। हो क्या रहा है, जैसे एक थेरी चलती है। थेरी क्या चलती है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ को अगर हमें ठीक से जानना है तो उस चीज़ को लेकर हमारे पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उस चीज़ को हम उतनी ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन इसका दिक्कत है, इस पूरे सिद्धांत को, इस थ्योरी को डॉक्टर युवाल नोआ हरारी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने, उनकी एक बुक है नेक्सस, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्या बुक का नाम है? नेक्सस। इस व्यू को कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है तो उस चीज़ के को लेकर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, इस थ्योरी को बोलते हैं नाइव व्यू। एक बच्चों जैसा एक बात हो गई है कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर हमारे पास, अब देखिए जैसे कैसे हम जिस युग में रह रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन एज है इसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर और इसको ठीक से देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन फ्लड का एज है। इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी तेजी से आ रही है कि हमारा ब्रेन उसके अनुकूल वर्क करने में कैपेबल है नहीं। हो क्या रहा है, जैसे आप अमेजोन पे ही देख लीजिए, अगर आप डाइट और न्यूट्रिशन इन चीज़ों को लेकर ही देखेंगे तो अमेजोन में 70 से 80 हज़ार किताबें आपको मिल जाएंगी। एक किताब बात कर रही है कि ये चीज़ खानी चाहिए, एक किताब बात ही कर रही है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। लो कर लो बात फिर आप। हम ठीक से क्या खा सकें क्या ना खा सकें, इसी में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और ये जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती जाएगी हम ज्ञान से उतना दूर होते जाएंगे और हम उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। पॉलिटिक्स में देखिए कुछ ऐसा भी, और एक शब्द चलता है आजकल, इन्फोक्रेसी। क्या शब्द चलता है? एक मेरे ख्याल से साउथ कोरियन फिलोसफर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी एक बुक है इसी नाम से, इन्फोक्रेसी। अब क्या हो रहा है देखिए, हो ये रहा है कि 5 बातें मोदी के बारे में अच्छी आ गई, 5 बातें राहुल गांधी के बारे में अच्छी आ गई, 3 बातें उनके बारे में बुरी आ गई, 3 बातें उनके बुरी, तो अच्छी भी बातें आ रही, बुरी भी बातें आ रही। इतनी तरह की इंफॉर्मेशन आती जा रही है कि जो आम पब्लिक है ना ये कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो समझ भी नहीं आता। और पॉलिटिक्स के लिए जो सबसे अच्छी सिचुएशन होती है वो यही सिचुएशन होती है कि जो पब्लिक है वो कंफ्यूज रहे, और जब कंफ्यूज रहेगी तो वो ठीक से एक रेशनल डिसीजन नहीं ले सकती। जो मॉडर्निटी का सबसे पहली और जरूरी चीज होती है वो क्या होती है कि जो हमारा डिसीजन है वो रेशनल होनी चाहिए, हमारा जो तरीका है, जो हमारी चिंतन पद्धति है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे नहीं हो रही। इन्फोक्रेसी बड़ी अच्छी बुक है, आपको वो जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरा इसी में जो मामला हम समझेंगे, एक कंसेप्ट आजकल चलता है वो है, क्या है? जंक इंफॉर्मेशन का। क्या मामला है? जंक इंफॉर्मेशन। अभी आपने एक जंक फूड और ये जंक फूड फास्ट फूड मार्केट के बारे में सुना होगा। इस पूरी मार्केट का उद्देश्य ये रहता है कि हम कोई भी खाने की चीज जो बना रहे हैं उसमें सॉल्ट, शुगर और फैट, इन 3 चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ऐसा मिक्सचर हो कि जो चीज़ ये बनाएंगे उसको खाते ही आपको लगे कि वाह क्या खा लिया है, आज से पहले मैंने ये चीज़ कभी खाई नहीं थी। इसको वो उनकी भाषा में बोलते हैं ब्लिस पॉइंट। किसी भी फूड इंडस्ट्री का जो टारगेट होता है वो ब्लिस पॉइंट को अचीव करना होता है। ब्लिस पॉइंट को अचीव करने का मतलब कि जो चीज़ आप खा रहे हो उसको खाते ही एक अजीब सी, इतनी खुशी, इतना टेस्टी वो आपको लगेगा कि बस क्या ही कहने। कुछ इसी तरीके से, और उसमें क्या करते हैं वो साल्ट, शुगर और फैट, इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा रखते हैं, चाहे वो चिप्स हो, केक हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी हो। अब वो सारी पूरी जंक फूड इंडस्ट्री इस कंसेप्ट पे चलती है। यहीं पर एक नया कंसेप्ट आता है इसी को लेके, जंक इन्फॉर्मेशन। जिस तरह आपको फूड में साल्ट, शुगर, फैट का कॉम्बिनेशन चाहिए, उस देखिए मान लीजिए अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको सीधी सीधी बता दूं तो क्या बढ़िया आपको अच्छी लगेगी? अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप समझिए उसी में थोड़ा सा हेट का तड़का लग जाए, उसी में थोड़ा ऐसा तड़का लग जाए कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ उसमें और ज़्यादा मजबूत होने लगे। इन चीज़ों जो आप बात पहले से ही मान रहे हैं उसी बात को और वो बढ़ावा देके बात बोली जा रही, इस चीज़ का तड़का लग जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर किसी बात पर, किसी इन्फॉर्मेशन पर तड़का लग जाए, अब ये इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ये उचित आपके माइंड के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये
गलत चीज़ों से भरी, इसका उद्देश्य आपको उकसाना है, आपको बहकाना है। तो ये आपके माइंड, जैसे जंक फूड आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा होता है, उसी तरीके जंक इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के लिए अच्छी नहीं होती है। करती क्या है, आपके सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम करने लगती है, आपकी जो रैशनैलिटी है उसको कम करने लगती है जंक इन्फॉर्मेशन। इसलिए जो बात करते हैं न्यू डार्क एज की आजकल लोग, वो मैं कहाँ गया, हाँ, न्यू डार्क एज की जो बात होती है वो इस पे। तीसरी जो बात होती है वो क्या है, तीसरा जैसे एक कंसेप्ट है फिल्टर बबल। फिल्टर बबल, अब इसमें क्या होता है मामला, देखिए क्या होता है ना, ये जो पूरा सोशल मीडिया है इसके बिजनेस मॉडल को हम समझे। इनका मॉडल पूरा क्या है कि ये आपकी जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूं, तो इनका उद्देश्य ये होगा, ये मेरी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएट करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं, मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मैं किन चीज़ों, मेरे ओरिएंटेशंस क्या है, मेरी पॉलिटिक्स को लेके मेरी समझ क्या है, मैं किस पार्टी को पसंद करता हूँ, कितने बजे मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ, दिन के कितने बजे मैं सोता हूँ। ये एक छोटी छोटी चीज़, एक माइन्यूट से माइनर से इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, और उससे मेरी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोफाइल इन्होंने बनाई है, किसी थर्ड पार्टी को दे सके। उसके माध्यम से वो क्या करेंगे, वो मुझे ऐड दिखाएंगे, और किस टाइम पे उन्हें दिखाना है ये भी उस पूरी प्रोफाइल में डेवलप है कि अगर इस टाइम पे ये ऐड मुझे दिखाया गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद ही लूँगा। अब इसके लिए उन्हें मुझे मेरी एक प्रोफाइल बनानी है, और इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा हूँ। इसीलिए इस पूरे इकोनॉमी को बोलते हैं क्या, अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी बोलते हैं। एक विचारक हैं शोशोना जुबॉफ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म। तो एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म इसे बोलते हैं। तो होता क्या है मामला, अब एक ये बबल क्रिएट कर देते हैं। बबल क्रिएट क्यों कर देते हैं भाई, मैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसीलिए घंटों घंटों बिताऊंगा ना जब उसमें वही चीजें होंगी जो मुझे पसंद होंगी। तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए अगर मैं एक कट्टर हिंदू हूं तो मुझे वही चीजें दिखाई जाएंगी जो मेरे धर्म को समर्थन करती है। अगर मैं किसी विशेष खास धर्म का विरोधी हूं तो वो चीजें मुझे दिखाई देने लगेंगी जो उस धर्म के बारे में बुरी हो, जो उस धर्म को और नीचा दिखाती हो, वही सारी चीजें। अब क्या, इस पूरे बबल में जो एक वर्चुअल बबल क्रिएट हो जाता है, इस बबल में सारी वही चीजें हैं जो मुझे पसंद है, जिनका समर्थन मैं करता हूं। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, हर वो चीज इससे बाहर होगी जो मेरा विरोध कर रही, जो मेरे प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ को चैलेंज कर रही है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जब एक जैसी चीजें ही होंगी तो मेरे सोचने समझने की क्षमता जो है उस पर कभी एक दबाव पड़ेगा ही नहीं। मैं एक बहुत अच्छा चिंतक नहीं होऊंगा। क्यों, क्योंकि जो सारी चीजें हैं जैसा मैं सोच रहा हूं उनके लिए मुझे प्रमाण बने बनाए मिल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, मेरे अपने सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो कुछ लोग, कुछ विचारक मानते हैं कि आजकल जो ये सोशल मीडिया का युग है इसे न्यू डार्क एज वो बोलते हैं। तो खैर इसकी चर्चा मैंने इसलिए करी कि कुछ का शायद कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सके, कभी कुछ इंटरव्यू में ऐसी चर्चा चल जाए कि न्यू डार्क एज वगैरह, कभी आपके लिए ऐसे वगैरह में जरूर ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी चीजें। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जैसे क्या है, डार्क एज की हम बात कर रहे थे, यूरोप में डार्क एज आया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ यही कि जो पूरा समाज है उस पूरे समाज एक जैसा सोच समझ रहा है। क्यों एक जैसा सोच समझ रहा है, क्योंकि जो बात धर्म में लिखी है वही सही है। अब धर्म की अपने आप में समस्या पता क्या है, धर्म या उस समय यूरोप का जो धर्म है, जो चर्च है, जो बाइबल, उनकी अपनी एक समस्या क्या है पता है क्या, उन्होंने ये मान रखा है कि इस दुनिया में जितनी चीजें जानी जा सकती थी, इस ब्रह्मांड के बारे में जितना कुछ जाना जा सकता था वो सब जाना जा चुका है। अब कोई जरूरत नहीं किसी खास जानने की, क्योंकि हम सब पहले ही जान चुके हैं, और जो कुछ जान चुके हैं सब कुछ बाइबल में लिखा जा चुका है। अब जब ये फिलॉसफी वो मान के चलेंगे तो पूरा समाज कैसा होगा, पूरा समाज एक जैसा सोचने समझने वाला होगा। अगर मान लीजिए उस समाज में लाखों लोग हैं तो वो 1 लाख लोग भी एक जैसा सोचेंगे समझेंगे। इससे होगा क्या, जब लाखों लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो ये समाज क्या होगा, इसके समाज का विकास रुक जाएगा। और जब विकास रुक जाएगा, समाज के सोचने समझने की क्षमता एक जैसी हो जाएगी या आप कह लीजिए समाप्त ही हो जाएगी, तो इसी समाज को हम कह देंगे क्या, डार्क एज। इसी युग को हम कह देंगे डार्क एज। इस पूरे समय में सिंस रेनेसा, जब तक रेनेसा नहीं आता, यूरोप का जो पूरा समाज है ये इसी अंधकार काल में रहा, इसी डार्क एज में रहा चीजें। तो आप ये चीज मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे।
जैसे इसको एक और दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं। वो क्या है मामला, जैसे मैं पढ़ रहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बड़ी कमाल की चीज़ पूछते हैं, एक बड़ा कमाल का प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं? वो प्रश्न ये पूछते हैं कि यार वो क्या कारण रहे कि प्राचीन भारत इतना समृद्ध भारत था। तो दो चीज़ें उन्होंने बताई। पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई? पहली चीज़ ये बताई कि देखिए जो प्राचीन भारत की सभ्यताएं थी ना, वो नदियों के किनारे फली फूली, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आप समझ लीजिए, नदियों के किनारे फली फूली, तो कभी खाने की समस्या कभी नहीं रही, भरपूर उत्पादन होता रहा। अब जब एक बार पेट भर जाता है ना, अब जब पेट भरता है तब फिलॉसफी शुरू होती है। जैसे जब पेट भरता है तब फिलॉसफी, तब ये दर्शन की बातें, तब ऊंची ऊंची सोचने समझने की चीजें तब ये शुरू होती हैं। तो खाने की समस्या नहीं है, ठीक। अब जब खाने की नहीं समस्या है तब लोग सोचना समझना शुरू करेंगे। लेकिन जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहां पर सोचने समझने की आजादी थी और अपनी बात कहने की आजादी थी। तभी ये भारत है कि जहाँ पर एक साथ बौद्ध दर्शन भी है, जैन दर्शन भी है और दुनिया भर के दर्शन है, वैदिक धर्म भी है, और ये सारे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोचने समझने की आज़ादी है और अपनी बात रखने, अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो उस समय की यूरोप में, जो डार्क एज का यूरोप है, जो अंधकार काल का यूरोप है, वहां पे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी कि पूरा का पूरा समाज एक जैसा सोच रहा है। कैसा सोच रहा है? जैसा धर्म सोच रहा है। अब जो हम चीज इसको आगे बढ़ाते हैं, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि धीरे धीरे देखिए परिस्थितियां बनती गई। क्या परिस्थितियां बन रही हैं उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। और आता है मामला क्या? रेनेसा। रेनेसा जिसे हम बोल देंगे पुनर्जागरण, सॉरी पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती। कैसे होती इसको हम समझते हैं। देखिए रेनेसा पुनर्जागरण क्या है इसका हम समझते हैं। पुनर्जागरण मतलब क्या? देखिए इससे पहले जो डार्क एज था वहां पे क्या मामला था? वहां पे मामला था जो प्रवृत्तियां थी समाज की, वो क्या प्रवृत्तियां थी? वो अलौकिक प्रवृत्तियां थी। क्या प्रवृत्तियां थी? अलौकिक प्रवृत्तियां थी। इसके चलते क्या हुआ? केंद्र में कौन है? केंद्र में धर्म है। कौन है? धर्म है। ये डार्क एज में। उसके बाद जब केंद्र में धर्म है तो मानव जो होगा, मानव के चिंतन पर किसका नियंत्रण होगा? चिंतन पर नियंत्रण होगा किसका? धर्म का। और यहां पर मानव क्या है? मानव की जो चेतना है, जब धर्म का नियंत्रण होगा तो मानव की जो चेतना होगी वो धर्म के नियंत्रण में होगी। उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। और अगर इसी को हम कहें कि मानव की चेतना क्या जाएगी? सो जाएगी, सो गई। डार्क एज में जो मानव की चेतना है वो सो गई। और पुनर्जागरण काल में क्या हुआ? ये चेतना पुनः जाग गई। पुनः जाग गई इसका अर्थात क्या मतलब हुआ? अर्थात ये हुआ कि मानव की जो सोचने समझने की क्षमता थी, इस पर धर्म का नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। और जो समाज की प्रवृत्तियां हैं अलौकिक न होकर इहलोकवादी होने लगी। और जब समाज की प्रवृत्तियां अलौकिक न होकर इहलोकवादी हुई तो केंद्र पर मानव आ गया। जब केंद्र पर मानव आ गया तो मानव की तर्क करने की क्षमता और मानव की चिंतन पद्धति, मानव वैज्ञानिकता, इन पर बल दिया जाने लगा। ये क्या हुआ? ये पुनर्जागरण काल में हुआ। ये मामला हुआ कैसे? इसको हम थोड़ा सा समझे ना कि चीजें हुई कैसे। कि भाई जब एक समय पूरा समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, एक क्लोज्ड सोसाइटी बन गई है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए व्यापार बाधित है, इनका भी आपस में बाधित है। जब एक दूसरे से व्यापार नहीं कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसके चलते ये रेनेसा जैसी स्थिति आई, जिससे पुनर्जागरण जैसी स्थिति आई। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या हुआ, इसका जो पहला कारण रहा वो तो रहा धर्म युद्ध। माफ करिए, धर्म युद्ध मतलब किसके किसके बीच? ईसाई और दूसरा मुस्लिम, इनके बीच धर्म युद्ध होने लगा। अब जब धर्म युद्ध हुआ मामला आप समझिए, जब धर्म युद्ध हुआ तो दोनों तरफ की सेनाएं, अब जब दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध लड़ने जा रही हैं तो जो दोनों तरफ के जो पुजारी, पंडित, जो पोप और मौलवी जो भी हैं, मान लीजिए आप, तो हर सेना को बड़े बड़े वादे करके भेज रहे हैं कि हम, ईश्वर का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, ईश्वर से हमारा सीधा संपर्क है और जीत आपकी ही होगी, जीत तुम्हारी ही होगी। कमाल का ये होता है कि क्या इस धर्म युद्धों में ये हार जाते हैं
अब जब ये हार जाते हैं तो इनके दिमाग में एक संशय की स्थिति डेवलप हो जाती कि यार कहा तो उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें थी कि यार तुम ही जीतोगे, ईश्वर से बात हो गई हमारी और ईश्वर का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, उसके बाद भी हार गए। अब ये हुआ क्या, एक संशय, अभी कोई बहुत बड़ा विस्फोट, कोई क्रांति नहीं हो गई, लेकिन एक संशय डेवलप हो गया। और संशय, धर्म के प्रति संशय ही आधुनिकता की पहली निशानी हो गई कि अब संशय हो गया, अपने आप बीज पड़ गया, पेड़ निकल ही आएगा। ये खेल हो गया। दूसरा क्या, सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा। कैसे होने लगा, इसको आप समझिए कैसे होने लगा। अरे यार आगे नहीं बढ़ रहा, कैसे होने लगा इसको हम समझते हैं। क्या हुआ, मान लीजिए क्या था, केंद्रीकृत समाज था, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, एक क्लोज सोसाइटी बन गई। ये एक सामंत यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए। अब जब धर्म युद्ध हो रहे हैं तो ये अपनी अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। क्या, अपनी अपनी सेनाएं भेज रहे हैं धर्म युद्ध में। जब अपनी ये सेनाएं भेज रहे हैं तो क्या होगा, युद्ध लंबे लंबे चलते थे, सालों साल चल रहे हैं, सैकड़ों वर्ष युद्ध चल रहा है। अब जब युद्ध इतने लंबे चलेंगे तो ये आर्थिक रूप से कमजोर भी तो होंगे। मान लीजिए ये वाला कमजोर हो गया, ये वाला जब कमजोर हुआ तो इसने मौका देख लिया कि यार ये कमजोर हो गया है, इस पे कब्जा कर लो। अब जब इस पे कब्जा कर लो, इसने इसमें हमला बोल दिया और कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये बड़ा क्षेत्र आ गया इसके अंतर्गत। क्या आ गया, ये बड़ा क्षेत्र आ गया, ये पूरा इसके अंतर्गत आ गया। अब जब ये पूरा बड़ा क्षेत्र आ गया तो आप मुझे बताइए, इनके बीच जो आवाजाही बंद थी, जो व्यापार बंद था, अब वो चालू हो जाएगा ना। क्या, वो चालू हो जाएगा ना व्यापार। और जब व्यापार चालू हो जाएगा, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करेंगे, तब क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। धीरे धीरे क्या हो रही, क्लोज सोसाइटीज धीरे धीरे ओपन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरीके मान लीजिए और एक दो कमजोर हो गए, जब ये ताकतवर हो गया तो इसने इस पे कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि सामंती व्यवस्था का अंत हो रहा है। और सामंती व्यवस्था के अंत होते समाज जो क्लोज सोसाइटी बन गई थी, जो एक बंद समाज बन गया था, वो ओपन समाज हो गया, ओपन सोसाइटी हो गई, और लोगों का आवागमन एक साथ हो गया, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। दूसरा और क्या कारण हो सकता है, रेनेसां जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें रही। पहला रहा धर्म युद्ध, मान लीजिए धर्म युद्ध है ना। दूसरा हमने कहा सामंती व्यवस्था का अंत, सामंती व्यवस्था का अंत। और तीसरा जो आप हम कहेंगे वो कहेंगे कुस्तुनतुनिया का पर इस्लाम का नियंत्रण। यहाँ पे देखिए क्या हमने बात करी थी, रोमन साम्राज्य की एक पश्चिमी राजधानी थी, एक पूर्वी राजधानी थी। तो पूर्वी राजधानी जो कुस्तुनतुनिया थी, वहां पर इस्लामों का नियंत्रण हो गया, इस्लाम का नियंत्रण हो गया। जब इस्लाम का नियंत्रण हो गया तो यहाँ पर जो ईसाई जो साहित्यकार थे, जो विचारक थे, जो ये सारे लोग थे, ये वहां से गए कहाँ, इटली। अब जब इटली गए तो वो अपने साथ प्राचीन रोमन साम्राज्य का पूरा साहित्य लेकर गए। जब साहित्य लेकर गए, वहां पे लोगों ने देखा कि अरे हमारे पास ये चीजें, हम भविष्य में हम प्राचीन इतिहास में हम ये रहे हैं, हम ये हमारी क्षमताएं रही। और जब ये सारी चीजें लोगों को देखने मिलती तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यार हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। तो एक चेतना का धीरे धीरे विकास होता है, एक पुनर्जागरण चेतना का, जो इहलोकवादी है और जो तर्क पर भरोसा करती, धीरे धीरे पुनर्जागरण काल का ये मामला। चौथा क्या रीजन हो सकता है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। क्या हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस। अब ये कैसे सहायक हो गया, ये सहायक ऐसे हुआ कि मान लीजिए बाइबल है, ठीक। अब कोई भी बात अगर कोई कर रहा है चर्च में कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, क्यों, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम्हें ये करनी, नई चीजें करनी, क्यों, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा। हर एक चीज वो बाइबल का हवाला देकर हमसे करवा लेते थे, या उनसे करवा लेते थे, या उन्हें करने से रोक देते थे। अब क्या हुआ, अब जब ये हो गया कि नहीं मामला भाई ऐसा है नहीं, क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आ गई। प्रिंटिंग प्रेस आ गई, अब जो बाइबल का अनुवाद है वो बड़े मात्रा में बाइबल छपने लगी, और उसका अनुवाद सामान्य जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें होने लगा। अब जब लोकल लैंग्वेजेस में बाइबल का अनुवाद होने लगा तो लोग पढ़ने लगे। जब लोग पढ़ने लगे तो उन्हें बात समझ में आ गई, अरे यार बाइबल इन्होंने तो दावा किया था ये लिखा है, लेकिन इसमें ये बात तो लिखी ही नहीं है, इसका मामला कुछ गड़बड़ है। और जब कुछ गड़बड़ है तो इसने भी पुनर्जागरण चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब ये सारी चीजें हो रही, इसी के साथ देखिए रेनेसां आया, और रेनेसां का ही एक परिपक्व रूप क्या था, वो
एनलाइटनमेंट। कौन सा रेनेसा का परिपक्व रूप हुआ? वो हुआ एनलाइटनमेंट, जिसे क्या? प्रबोधन युग, प्रबोधन, या इसी को कुछ लोग ज्ञानोदय, क्या? ज्ञानोदय, प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय, ये रेनेसा का ही एक परिपक्व रूप है। रेनेसा अगर बीज है तो आप समझ लीजिए एनलाइटनमेंट उसका एक वृक्ष है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। अब इसमें क्या मामला है? जैसे इसमें मामला ये है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसमें 2-3-4 बातें करी गई। जैसे प्रबोधन युग में क्या हुआ? ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा जाने लगा। भाई ज्ञान तो पहले भी था। ज्ञान था कि क्या ज्ञान था? ज्ञान ये था कि ये बात है कि जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। अब कहने बात, ये बात कौन कह रहा है? ये बात चर्च कह रहा है। ये भी तो ज्ञान हुआ, लेकिन इस ज्ञान को कोई परीक्षण नहीं है। अब बात क्या होने लगी? जब बात हो रही ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा जाएगा, तो बात ये हो रही कि भाई हम तो वही बात मानेंगे जो बात परीक्षणों से साबित होगी, जो परीक्षण की दृष्टि पर, तर्क की दृष्टि पर अगर वो बात सही साबित हो रही तो अब तभी हम उसे सही मानेंगे। कोई बात अगर चर्च कह रहा है, कोई बात तो धर्म कह रहा है, कोई बात पादरी कह रहे हैं, तो हम इस बात को, कोई बात पोप कह रहे हैं, तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। हम उस बात को परीक्षण करेंगे और अगर परीक्षण पर वो खरी कसौटी पर, परीक्षण की कसौटियों पर खरी उतरती है, तब हम उस पर विश्वास करेंगे। तो क्या पहली चीज हुई? ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा जाने लगा। दूसरा इसी में क्या होने लगा? कार्य कारण संबंध। कि भाई कोई कार्य हो रहा है, कोई तो इसका कोई कारण भी हो तो होगा। जैसे मान लीजिए, क्या कारण होगा? जैसे मान लीजिए पृथ्वी हिल गई, भूकंप आ गए। अब क्या हुआ? हुआ ये कि इसलिए हिली क्योंकि ईश्वर को क्रोध आ गया है। ईश्वर को क्रोध क्यों आया है? क्योंकि हम पापी हैं, हमने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया था, इसलिए ईश्वर को क्रोध आया और उनके क्रोध के चलते ये पृथ्वी हिलने लगी। फिर नहीं, हम ये बात क्यों माने? हम इसके कारण को ढूंढेंगे और फिर धीरे धीरे उसके कारण, प्लेट टेक्टोनिक और ये सारी चीजें निकल को जो आती चीजें कि भाई इस वजह से पृथ्वी हिल रही है, भूकंप आ रहे हैं इस वजह से, और भूकंप क्यों आ रहे हैं उसका कारण ये है कि प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ये सारी चीजें हैं। जैसे अब तीसरा, मानवतावाद। केंद्र में मानव हो गया। क्या हो गया? केंद्र में कौन हो गया? केंद्र में मानव हो गया। अभी तक क्या था? केंद्र में धर्म, केंद्र पर धर्म था। कोई भी बात इस दृष्टि से सही मानी जाएगी, कोई बात इस दृष्टि से देखी जाएगी कि वो धर्म का समर्थन कर रही है, नहीं। अब क्या हो गया? केंद्र में मानव हो गया। और दूसरी चीज, केंद्र में मानव हो गया, ये सारी चीजें ये प्रबोधन युग में होने लगी। और इसमें जैसे और क्या चीजें हो गई? इसमें जैसे देववाद, प्राकृतिक धर्म। रूसो जैसे जो विचारक हैं उनका मानना था कि क्या मानना था कि देखिए क्या है ना, जो प्रकृति है, प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है। जब प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति के किसी नियमों के अधीन नहीं है, प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है और मनुष्य भी उसी तरह प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए मानव भी स्वतंत्र है। तो मानव की स्वतंत्रता की बात होने लगी, ये सारी चीजें होने लगी, तर्क और ये सारी जो भी बातें हैं, ये सारी बातें की जाने लगी। इन सबके देखिए चलते हुआ क्या क्या हुआ? रेनेसा और मॉडर्निटी और एनलाइटनमेंट, इन सब के चलते क्या हुआ? यूरोप में एक बहुत बड़े लेवल पे सोशल चेंजेस आने लगे, हर स्तर पर चेंजेस आने लगे। जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल लेवल पे, है ना, पॉलिटिकल स्फीयर पे क्या चेंजेस आए? आप ये देखिए, यूरोप में पूरा यूरोप जो है, पूरे यूरोप की चिंतन पद्धति बदल गई। पूरा यूरोप चेंज हो रहा है, परंपरावादी से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। परंपरावादी अर्थात कोई बात सही है इसलिए क्योंकि धर्म कह रहा है, कोई बात सही है इसलिए चर्च कह रहा है इसलिए हम उसको मानेंगे, और आधुनिकता की तरफ यूरोप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अर्थात कोई बात सही है, हम ये देखेंगे वो तर्कों की कसौटी पर सही उतर रही है, तब हम उसे सही मानेंगे। तो समाज वहां पर आ रहा है। तो धीरे धीरे हर जगह चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे पॉलिटिकल स्फीयर पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर विचारक एक आए, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कंसेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर का। देखिए क्या मामला है सेपरेशन ऑफ पावर का? मामला ये है कि देखिए राजतंत्र है, मान लीजिए एक राजा है, ठीक। अब क्या होता है कि जो पूरे कानून, इस राजा का काम क्या है भाई? 3 चीजें होती हैं। एक होती है कानून बनाना, दूसरा होता है कानून लागू करना,
ठीक। और तीसरा ये देखना कि ये कानूनों का सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो इन कानूनों का ठीक से पालन नहीं करेगा उसे दंडित करना। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 तरह के कार्य होते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तीनों ही शक्तियां किसमें केंद्रित हैं, राजा में केंद्रित है। मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में न होकर अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ जैसे डेमोक्रेसी के विचार, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के विचार यहाँ पर आ रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के। और यहीं पर आते हैं रूसो जैसे विचारक जो जनरल विल की थ्योरी देते हैं। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बात आप करते हैं, जनरल विल की थ्योरी देते हैं। ये रूसो जैसे विचारक बात कर रहे हैं। जनरल विल की थ्योरी का क्या मतलब हुआ, देखिए क्या है ना, मान लीजिए एक प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है मान लीजिए, ठीक, जंगल है और मानव सामान्यतः शिकारी और संग्रह करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या समाज में आने लगा, संपत्ति का कंसेप्ट आने लगा। अब जब संपत्ति का कंसेप्ट आने लगा, मान लीजिए एक व्यक्ति, इसकी संपत्ति, इसकी संपत्ति, इसकी संपत्ति, अब ये आपस में इसमें कोई लूट घसोट ना मच जाए, ये भी तो हमें बचाना है। तो क्या किया, इन सब ने मिलकर एक को ये ताकत दे दी। क्या ताकत दे दी कि तुम कानून बनाओ जो हम सब के हित में हो और उनको हम मानेंगे। ये जनरल विल की थ्योरी है और ये रूसो वगैरह दिए। तो पॉलिटिकल स्फीयर में चेंजेस क्या आ रहे हैं, जैसे रूसो जैसे विचारक आ रही है, लोकतंत्र की व्याख्या हो रही है, इस तरीके की ये पॉलिटिकल स्फीयर में जो चेंजेस आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरा जो मामला है, अब अगर हम देखें जैसे इकोनॉमिक स्फीयर में, जैसे क्या इससे पहले टेक्नोलॉजी, इसमें क्या चेंज आ रहे हैं, स्टीम इंजन की बात हो रही है, साइंस और टेक में अगर हम देखें स्टीम इंजन की बात हो रही है, वो निकल कर आ रहे हैं। और एडवर्ड जेनर जैसे लोग आ रहे हैं जो टीके वगैरह बना रहे हैं, वैक्सीन वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। उससे पहले बहुत सारी डेथ हो रही है और उनको माना जा रहा है कि देवी का प्रकोप है। आज भी हम देखते हैं भारत में जैसे चिकन पॉक्स है निकलती है, तो हम ये मानते हैं कि छोटी माता बड़ी माता निकली है, लेकिन उस समय भी ऐसा कि देवी का प्रकोप है और फिर उन पर पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन जो चेंजेस साइंस और टेक में आ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके पीछे का कारण वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको लेके वैक्सीन वगैरह भी बनाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए स्टीम इंजन जब बन रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्फीयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर इकोनॉमिक स्फीयर में हम देखें इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें चेंजेस ये आ रहे हैं जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉरी, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है, घरों पे हो रहा है, लोग अपने स्तर पे चीज़ों को उगा रहे हैं, खेतों में चीज़ें बना रहे हैं, हैंडक्राफ्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया, मशीन से प्रोडक्शन हो गया। अब जब मशीन से प्रोडक्शन हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बहुत बड़ी मात्रा में हम चीज़ों का निर्माण करेंगे। अब जब बड़ी मात्रा में चीज़ों का निर्माण करेंगे तो इनको बेचना भी तो है। अब यही से जो कंसेप्ट निकल आता है, एडम स्मिथ वगैरह लेकर आते हैं लेसेस फेयर की इकोनॉमी, जो कंसेप्ट होना चाहिए क्या हो जाए, लेसेस फेयर मतलब जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, इस पर राज्य का नियंत्रण बहुत कम होना चाहिए। ये कहाँ से वो प्रेरणा ले रहे हैं, वो प्रेरणा रूसों से ले रहे हैं। रूसो क्या बात करते हैं, रूसो बात करते हैं जिस तरह की प्रकृति स्वतंत्र है उसी तरह के मनुष्य स्वतंत्र है। तो ये उससे प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरह प्रकृति स्वतंत्र है उस तरीके से बाजार भी स्वतंत्र होना चाहिए। अब जब मशीनीकरण बढ़ रहा है, मशीनीकरण से क्या बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। अब जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, या देखिए शहरों का जो बाकी सारी चीज़ें तो होती है, शहर एक काम और करते हैं, वो काम ये क्या करते हैं, भोग की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये शहर काम करते हैं। आप गांव में हैं बढ़िया, आप चाह कर भी कितना भोग कर लेंगे, खर्च ही नहीं कर सकते। यहाँ पर शहरों में एक ही खास बात होती है, शहर भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, शहर अकेलेपन बढ़ाते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है, कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं, आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर शहरों में बढ़ते हुए अकेलेपन को आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक स्फीयर में चेंजेस आ रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है और लेसेस फेयर की इकोनॉमीज का पालन किया जा रहा है, अर्थात मार्केट पर राज्य का नियंत्रण बहुत कम होना चाहिए। ये बातें हो गई। जैसे ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें जैसे क्या है, जो पहले ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग जाते थे वो पैट्रिमोनियल सिस्टम था, अर्थात जो राजा हैं
इनके ही आसपास के लोग ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, इनके ही सगे संबंधी, इनके ही मित्र, ये सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में होंगे। लेकिन अब जो चेंज आ रहा, वो क्या आ रहा, चेंज ये आ रहा कि अब मेरिट बेस्ड पर, अब टेस्ट बेस्ड पर चीजें होंगी, लोग क्षमताएं, उनकी स्किल देखकर ब्यूरोक्रेसी में लोग आएंगे। और धीरे धीरे क्या हो रहा, धीरे धीरे ये हो रहा कि ब्यूरोक्रेसी का काम भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही। सोसाइटी क्यों कॉम्प्लेक्स हो रही? अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और चीजों, सोसाइटी को कई तरह से, हर तरीके से अलग अलग लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक उहापोह की स्थिति है, कॉम्प्लेक्स समाज का निर्माण हो रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी का काम भी बढ़ रहा है। इससे क्या है कि अलग अलग डिवीजन बना रहे हैं हम ब्यूरोक्रेसी में, अलग अलग विभाग हम बना रहे हैं जो अलग अलग कामों को देखेंगे। ये विभाग अलग अलग कामों को देख रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी पे इसी तरीके से सोसाइटी, सोशल स्फीयर पर चेंज आ रहा कि हमारी जो समाज है, जो हमारी फैमिली है, वो ज्वाइंट फैमिली से जो फैमिली स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, ये उसकी तरफ चेंज आ रहा है। अगर हम कल्चर में देखें, जैसे कला की उसमें देखें, कल्चरल स्फीयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कल्चरल स्फीयर, अगर इसमें हम चेंजेस को समझें, इसमें किस तरह के चेंज आ रहे हैं, तो इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए साहित्य, इसको हम थोड़ा सा देखें, जैसे क्या चाहिए, अगर हम इसे कंपेयर करें, मान लीजिए ये मध्यकाल है, ये रेनेसा आप कह लीजिए, एनलाइटनमेंट या मॉडर्न एज कह लीजिए, क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे जैसे क्या है, विषय के लेवल पे अगर आप देखें, क्या विषय होंगे, किस तरह की बातें होंगी। यहाँ पे केंद्र में क्या है, केंद्र में धर्म है, राजा है, तो किस तरीके की कहानियां आनियां लिखी जाएंगी। वही राजा रानी केंद्र में है कि हमारे राजा ऐसे थे और उन्होंने एक बार मारा गदा तो पूरी सेना तितर बितर हो गई, उनकी तलवार देख कर ही आधे सैनिक बेहोश हो जाते थे। इस तरह की बकवासबाजी जो भी है, धार्मिक कहानियां जो हैं, जादू और चमत्कार से भरी हुई कहानियां, ये सारी इस तरह की चीजें साहित्य में लिखी जानी। अब उसकी भाषा कैसी होगी, भाषा अभिजात्य होगी, वही लैटिन। क्यों? और दूसरा, विधाएं किस तरह की होंगी, है ना, एकल विधा ही तो होगी, बहुत ज्यादा नहीं मामला, ठीक, विविधता भी नहीं है। अब यहाँ पर मध्यकाल में क्या हो गया, विषय चेंज होगा, केंद्र में कौन आ गया, मानव आ गया, इसके मन और इससे संबंधित कहानियां लिखी जाने लगी। और जो भाषा है, भाषा आम लोगों की हो गई, भाषा आम लोग, विधाएं देखिए आप इसमें इसमें कई तरह का साहित्य लिखा जाने लगा, निबंध लिखे जाने लगे, उपन्यास लिखे जाने लगे, कहानियां लिखी जाने लगी, यात्रा वृत्तांत लिखे जाने लगे, कितनी तरह की चीजें लिखी जाने लगी। ये साहित्य की दृष्टि पे देखिए कितना ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। फिर अगर आप देखिए पेंटिंग वगैरह के स्तर पर, तो वहां पे किस तरीके की चीजें होंगी। अगर मान लीजिए इसको हम देखें मध्यकाल, देखें इसको मॉडर्निटी देख लें, यहाँ पे किस तरह के चेंजेस आएंगे। यहाँ पे जो तस्वीरें आप बनाएंगे, जो मूर्तियां बनाएंगे, ईश्वरों की बनाएंगे, राजा वगैरह की बनाएंगे, और यहाँ पर मनुष्यों की बनाएंगे, जैसे मोनालिसा, है ना, मोनालिसा, ये पेंटिंग हम आप देखेंगे, और कई तरह की पेंटिंग, द लास्ट सपर, और ये सारी चीजें यहाँ पे जो पेंटिंग बनाएंगे आप, जो यहाँ पे भी चित्रकारी जो बनाएंगे, वो किसकी बनाएंगे, धर्म से संबंधित, राजाओं से संबंधित बनाएंगे, है ना। इस तरीके की चीजें, जो रंग होंगे ये बहुत ज्यादा नहीं होंगे, यहाँ पर रंगों में विविधता पाई जाएगी। और कई बार आप देखते हैं कि जब यहाँ पर अंगों का अनुपात, कई बार जब मूर्तियां बनाते हैं तो 10 अंग बना दिए, 20 अंग बना दिए, है ना, कई तरह की चीजें होती है। यहाँ पर एक अंगों का अनुपात बिल्कुल सही रहेगा, जिस तरह की होनी चाहिए आप चीजें, पेंटिंग होनी चाहिए उस तरह की पेंटिंग सारी भी ये सब बनेंगे। तो ये सारे चेंजेस देखिए आ रहे हैं, हर तरफ से चेंज आ रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है, देखिए चेंज ये हो रहा है, हो ये रहा है कि एक तरफ तो परंपरावादी समाज था, ये समाज बदल रहा है। अब देखिए ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ये मॉडर्न सोसाइटी, समाज चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो ये बीच में है मामला, बीच में जब मामला है तो बहुत सारी उहापोह की स्थिति है, समाज बहुत उहापोह की स्थिति, हर तरफ क्योस मचा हुआ है। अब इस क्योस को समझने के लिए एक जरूरत महसूस करी गई, क्या जरूरत महसूस करेगी कि एक ऐसा विषय हो जो इस सोसाइटी को समझे, इसको प्रिडिक्ट करे कि आगे आने वाले आगे क्या हो सकता है, आगे
बिल्कुल साइंस की तरीके, क्योंकि क्या हो रहा है पूरे समाज में हमने क्या देखा, एक वैज्ञानिक चिंतन का प्रभाव आ रहा, तर्क का प्रभाव आ रहा, पूरा समाज वैज्ञानिक तरीके से सोच रहा। तो ये भी तो कल्पना करी गई ना कि यार एक ऐसा विषय क्यों ना हो कि वो विषय समाज का अध्ययन करे, समाज पर अलग अलग तरह से जो प्रभाव पड़ रहे हैं, अलग अलग चीजें समाज को परिवर्तित कर रही हैं, जो समाज पर प्रभाव डाल रही हैं, इन सबको एक साथ समझने के लिए भी तो कोई सब्जेक्ट हो। तो वहां पर अगस्ट कॉम्टे जैसे विचारक आते हैं, जो ये सोशल फिजिक्स इसको सबसे पहले वो टर्म देते हैं, फिजिक्स। क्यों? क्योंकि जिस तरह उनका मानना था कि फिजिक्स के रूल होते हैं, उन रूल्स के माध्यम से, उन नियमों के माध्यम से हम जिस तरह से नेचर को समझ सकते हैं, उसी तरीके सोसाइटी को समझने के लिए भी एक रूल्स और रूल्स, नियम और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जिससे हम एक सोसाइटी को समझ सके, उसको प्रेडिक्ट कर सके। क्यों? ताकि एक बेहतर समाज का हम निर्माण कर सके। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, बौद्ध धर्म में, ये मेरे ख्याल से वो 5 अंधे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक हाथी की पूंछ छूता है तो उसे लगता है यार कोई अजगर वगैरह है, एक उसकी रस्सी छू लेता है तो लगता है कोई मतलब पूंछ छू लेता है तो लगता है कि कोई रस्सी है, एक उसकी पीठ छूता है तो कहता है कोई बड़ी दीवार है, उसको ये लगता है, एक उसके कान छूता है तो कहता है यार कोई पंखा है, ये ऐसा लग रहा है, और एक दांत उसके छू लेता है तो कहता है कोई नुकीली तलवार या भाला जैसा कुछ मामला लग रहा है। अब ये क्या हो रहे हैं, ये अलग अलग हैं चीज़ें। इन ये कोई पूंछ किसी के पास सिर्फ पूंछ का ज्ञान है, किसी के पास सिर्फ सूंड का ज्ञान है, किसी के पास सिर्फ कान का ज्ञान है, और इसी तरीके अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग ज्ञान है। इसी तरीके से अब मान लीजिए ये पांचों एक हो जाएं, पांचों एक हो जाएं कि यार एक कुछ पूंछ जैसा मामला है, कुछ ये सूंड जैसा मामला, अजगर जैसा है, कुछ ये बड़ी भारी दीवार जैसा, ये पंखे जैसा कुछ मामला है, ये नुकीला। अब वो सब उस सूचना को मिलाएं और मिलाकर एकत्रित कर कर देखें तो समझ में आएगा, अरे यार ये तो कुछ हाथी जैसा मामला बन रहा है, हाथी है ये जो क्या बोलते हैं, हाइव इंटेलिजेंस। हाइव इंटेलिजेंस मतलब क्या, सारी चीजें, हनी बी डेमोक्रेसी भी इसी को बोलते हैं। ठीक, क्या हुआ कि हम सारी चीजों को एक साथ लाकर देख रहे हैं, यही क्योंकि हमारे ब्रेन की एक क्षमता होती है, वो एक बार में चीजों को एक साथ देखता है, वो पूरी सोसाइटी, वो पूरी चीजों को एक साथ देखने की क्षमता नहीं रखता हमारा मस्तिष्क। तो क्या हो रहा था, सोसाइटी में इतने बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, जब इतने बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं तो हर चेंज सोसाइटी को अलग तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। अब हर विषय का अपने पास वो अध्ययन है कि ये इस तरीके से समाज को टेक्नोलॉजी प्रभावित कर रही है, इकोनॉमी से समाज इस तरह प्रभावित हो रहा है, और बाकी सोशोलॉजी, साइकोलॉजी समाज इस तरह प्रभावित हो रहा है, टेक्नोलॉजी समाज इस तरह प्रभावित हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन से समाज इस तरह प्रभावित हो रहा है, ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, इनको ओवरऑल एक साथ ला के देखना है, एक साथ ये समाज को क्या प्रभावित कर रहे हैं, एक साथ समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो सोसाइटी चेंज हो रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, जो बीच का पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड, यहाँ पर एक कियोस मचा हुआ है, इन सबको समझने के लिए एक ऐसे विषय की जरूरत हुई कि कोई ऐसा विषय होना चाहिए जो इन सबको ओवरऑल पूरी कंप्लीट टोटलिटी में इनका अध्ययन करे। इसीलिए यहां से इमर्जेंस होता है किसकी, सोशियोलॉजी की, जो अध्ययन करता है किसका, समाज का, किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने जब जो पूरी महाभारत देखी, जो पूरी कहानी देखी, उसमें क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो यही कि तर्क पर बल दिया जाए, चिंतन पर हमारा वैज्ञानिक होना चाहिए, इस चीज पर बल दिया जाए। तो मेरे ख्याल से इसको यहीं पर रहने देते हैं। ये आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मेरे ख्याल से क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको और कम करके रखेंगे, चीज़ों को थोड़ा उसमें धीमा करके, कम करके चीज़ों को पढ़ाने के प्रयास करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम और इससे भी ज़्यादा विस्तार में चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, ये या पढ़ाएंगे, आप ये आप पर निर्भर करता है। आप कमेंट पर जरूर बताइए, और जो चीज़ें ना समझ में आई हो उनकी चर्चा जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।